नमस्कार स्टूडेंट्स, आज हम सेल बायोलॉजी का एक ऐसा सुपर इंपॉर्टेंट चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं जो आपके सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर कर देगा। द न्यूक्लियस, जिसे हम हिंदी में कहते हैं केंद्रक। यकीन मानिए ये टॉपिक नीट, आरपीएससी और 11th-12th बोर्ड्स के लिए एक असली गेम चेंजर है। तो चलिए शुरू करते हैं। जब भी हम किसी सेल को देखते हैं तो एक सवाल जरूर उठता है कि आखिर इसे कंट्रोल कौन करता है। इसका मास्टर कंट्रोलर या कह लें कि इसका जो सीपीयू है वो कहाँ पर है। आखिर जीवन का वो पूरा का पूरा ब्लूप्रिंट, सारी की सारी जानकारी कहाँ स्टोर की जाती है। इन सभी सवालों का बस एक ही जवाब है, और वो है ये खूबसूरत संरचना जिसे हम कहते हैं न्यूक्लियस या केंद्रक। आज के इस सफर में हम केंद्रक को 4 हिस्सों में गहराई से समझेंगे। सबसे पहले हम इसकी खोज और इसके परिचय के बारे में बात करेंगे। फिर इसकी पूरी बनावट का विश्लेषण करेंगे, एक एक हिस्से को देखेंगे। इसके बाद इसके अंदर जो जेनेटिक मटेरियल यानी क्रोमैटिन है उसे जानेंगे, और आखिर में हम देखेंगे कि इसके काम क्या हैं और हमें ये बातें वैज्ञानिक रूप से कैसे पता चली। तो चलिए हमारे पहले सेक्शन के साथ शुरुआत करते हैं, इंट्रोडक्शन और डिस्कवरी। आइए देखते हैं कि हम सेल के इस कमांड सेंटर के बारे में जानते कैसे हैं और किसने हमें इसके बारे में बताया। देखिए, केंद्रक की स्टडी को कैरियोलॉजी कहते हैं। इसकी कहानी शुरू होती है साल 1831 में, जब रॉबर्ट ब्राउन ने पहली बार ऑर्किड के पौधे की जड़ की कोशिकाओं में इसे खोजा। फिर इसके भी अंदर एक और घनी सी संरचना मिली जिसे न्यूक्लियोलस यानी केंद्रिका कहते हैं। इसकी पहचान फोंटाना और बोमेन ने की थी, और उसके बाद फ्लेमिंग ने केंद्रक में मौजूद धागे जैसे उलझे हुए जाल को एक नाम दिया, क्रोमैटिन। तो सवाल उठता है कि ये केंद्रक पाया कहाँ जाता है। तो देखिए, एक सामान्य नियम तो ये है कि ये सभी यूकैरियोटिक कोशिकाओं में मिलता है, लेकिन ध्यान रहे एग्जाम्स के लिए इसके अपवाद यानी एक्सेप्शंस बहुत ही ज्यादा जरूरी हैं। जैसे कि स्तनधारियों की जो मैच्योर लाल रक्त कोशिकाएं होती हैं यानी मैच्योर आरबीसीज, और पौधों के फ्लोएम में जो सीव ट्यूब्स होती हैं उनमें केंद्रक होता ही नहीं है। और हाँ, कुछ कोशिकाओं में एक से ज्यादा केंद्रक भी होते हैं, जैसे पैरामीशियम में 2 और वाउचेरिया में तो बहुत सारे होते हैं। अच्छा, अब एक बहुत ही दिलचस्प कॉन्सेप्ट समझते हैं, न्यूक्लियोप्लाज्मिक इंडेक्स। अगर सीधे सीधे शब्दों में कहूँ ना, तो ये केंद्रक के साइज और बाकी की कोशिका के साइज के बीच का एक बैलेंस है। जरा सोचिए, जैसे जैसे सेल बड़ा होता जाता है, केंद्रक बेचारे के लिए उसे कंट्रोल करना मुश्किल हो जाता है। जब ये बैलेंस एक लिमिट से ज्यादा बिगड़ जाता है, तो ये सेल के लिए एक सिग्नल होता है कि भाई अब बंटने का टाइम आ गया है, जिसे हम सेल डिवीजन कहते हैं। चलिए अब इस कंट्रोल रूम के अंदर चलते हैं और इसकी संरचना के हर एक हिस्से पर बारीकी से नजर डालते हैं। केंद्रक की बनावट में मुख्य रूप से 4 हिस्से होते हैं। सबसे बाहर का सुरक्षा कवच है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन यानी केंद्रक झिल्ली। इसके अंदर जो लिक्विड भरा है वो है न्यूक्लियोप्लाज्म या केंद्रक द्रव्य। इसी लिक्विड में तैर रही है राइबोसोम बनाने वाली फैक्ट्री, जिसे कहते हैं न्यूक्लियोलस यानी केंद्रका। और फिर है जेनेटिक कोड का वो उलझा हुआ जाल यानी क्रोमैटिन मटेरियल। सबसे पहले बात करते हैं केंद्रक झिल्ली या कैरियोथीका की। ये एक डबल लेयर वाली मेम्ब्रेन है। इन दोनों लेयर्स के बीच की जो खाली जगह है उसे पेरी न्यूक्लियर स्पेस कहते हैं। इस झिल्ली पर छोटे छोटे छेद होते हैं जिन्हें कहते हैं न्यूक्लियर पोर्स या केंद्रक छिद्र। ये असल में सिक्योरिटी गेट की तरह काम करते हैं और कंट्रोल करते हैं कि कौन सा मॉलिक्यूल जैसे आरएनए या प्रोटीन अंदर बाहर आ जा सकता है। झिल्ली के अंदर जो ट्रांसपेरेंट और चिपचिपा सा लिक्विड भरा होता है ना, उसे हम केंद्रक द्रव्य या कैरियोलिम्फ कहते हैं। इसे न्यूक्लियर सैप या केंद्रक रस भी कहा जाता है। सारा एक्शन यहीं होता है। इसी में डीएनए, आरएनए, एंजाइम्स और मिनरल्स मौजूद होते हैं। क्रोमैटिन और केंद्रिका दोनों इसी के अंदर सुरक्षित रहते हैं। अब आते हैं केंद्रिका यानी न्यूक्लियोलस पर। यह बिना किसी झिल्ली वाली एक बहुत ही घनी गोल सी संरचना है। इसका सबसे जरूरी काम क्या है? राइबोसोम बनाना। इसीलिए तो इसे राइबोसोम की फैक्ट्री भी कहते हैं। ये कुछ खास क्रोमोसोम्स की एक स्पेशल एरिया से जुड़ी होती है, जिसे हम न्यूक्लियोलर ऑर्गेनाइजिंग रीजन या NOR कहते हैं। अब हम बात करेंगे केंद्र के सबसे महत्वपूर्ण हिस्से की, यानी जेनेटिक मटेरियल की, जिसे हम क्रोमैटिन कहते हैं। इसी में तो जीवन का सारा कोड छिपा हुआ है। देखिए, जब सेल आराम कर रहा होता है, मतलब डिवाइड नहीं कर रहा होता, तो ये जेनेटिक मटेरियल धागों के एक उलझे हुए जाल जैसा दिखता है। इसे ही क्रोमैटिन कहते हैं।
लेकिन जैसे ही सेल को डिवाइड करना होता है, यही क्रोमैटिन एकदम पैक होकर मोटा और साफ दिखने वाला स्ट्रक्चर बना लेता है, जिसे हम सब क्रोमोसोम्स के नाम से जानते हैं। अगर हम इसकी केमिस्ट्री देखें तो ये डीएनए, आरएनए और कुछ प्रोटीन्स जैसे हिस्टोन और नॉन हिस्टोन से बना होता है। ये स्लाइड एग्जाम के लिहाज से बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। क्रोमैटिन दो तरह का होता है। एक है यूक्रोमैटिन जो हल्का रंग लेता है, ढीला ढाला पैक होता है और सबसे ज़रूरी बात, जेनेटिकली एक्टिव होता है, मतलब इसी से प्रोटीन्स बनते हैं। वहीं दूसरी तरफ है हेटेरोक्रोमैटिन जो गहरा रंग लेता है, बहुत कस के पैक होता है और जेनेटिकली इनएक्टिव, मतलब शांत रहता है। तो हमने इसकी बनावट तो देख ली, अब देखते हैं कि ये केंद्रक असल में करता क्या है, इसके काम क्या है और हमें ये पता कैसे चला। साल 1934 में हैमरलिंग नाम के एक साइंटिस्ट ने एसिटाबुलेरिया नाम के एक सिंगल सेल वाले शैवाल पर एक बड़ा ही शानदार एक्सपेरिमेंट किया। उन्होंने दो अलग अलग प्रजातियों के तनों को उनके बेस से, जहां केंद्रक होता है, से काटकर बदल दिया। और जानते हैं उन्होंने क्या पाया? उन्होंने देखा कि ऊपर जो टोपी यानी कैप बनी, उसका आकार वैसा ही था जिसका केंद्रक लगाया गया था। इस एक्सपेरिमेंट से ये बात पत्थर की लकीर की तरह साबित हो गई कि सेल की सारी एक्टिविटी को कंट्रोल करने वाला केंद्रक ही है। तो आखिर केंद्रक के मुख्य काम क्या क्या हैं? पहला, ये सेल का दिमाग है, यानी कंट्रोलिंग सेंटर। दूसरा, ये एक जेनेटिक कैरियर है जो हमारे गुणों को अगली पीढ़ी तक ले जाता है। तीसरा, ये राइबोसोम की फैक्ट्री है। चौथा, ये सेल डिवीजन को कंट्रोल करता है। और पांचवा, सेंट्रल डॉग्मा की जो सबसे जरूरी क्रियाएं हैं जैसे रेप्लिकेशन और ट्रांसक्रिप्शन, वो यहीं होती हैं। इस पूरे प्रोसेस को आप ऐसे समझिए, केंद्रक के अंदर डीएनए से निर्देश यानी इंस्ट्रक्शंस आरएनए की शक्लों में बनते हैं। राइबोसोम के पार्ट्स भी यहीं बनते हैं। फिर ये दोनों आरएनए और राइबोसोम न्यूक्लियर पोर से बाहर साइटोप्लाज्म में आते हैं, जहां मिलकर प्रोटीन बनाते हैं। संक्षेप में कहें तो केंद्रक सिर्फ एक ऑर्गेनल नहीं, बल्कि सेल का पूरा ऑपरेटिंग सिस्टम है। चलिए, अब तक जो कुछ भी सीखा है उसे टेस्ट करने का समय आ गया है। यहाँ इस चैप्टर से 5 सुपर इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज हैं, तो तैयार हो जाइए। पहला सवाल, केंद्रक की खोज सबसे पहले रॉबर्ट ब्राउन ने किसकी कोशिकाओं में की थी? आपके ऑप्शंस हैं ए, एक फंगस, बी, एक जंतु, सी, ऑर्किड की जड़, या डी, एक बैक्टीरिया। थोड़ा सोचिए, और सही जवाब है ऑप्शन सी, ऑर्किड की जड़। याद है ना, हमने टाइमलाइन में यही पढ़ा था। दूसरा सवाल, केंद्रक और कोशिका द्रव्य के बीच चीजों का आना जाना किसके जरिए होता है? ऑप्शंस हैं ए, एंडोसाइटोसिस, बी, सीधे केंद्रक झिल्ली से, सी, केंद्रिका से, या डी, केंद्रक छिद्रों से। बिल्कुल सही सोचा, जवाब है डी, केंद्रक छिद्र यानी न्यूक्लियर पोर्स, जो गेटकीपर का काम करते हैं। तीसरा सवाल, केंद्रक के किस हिस्से को राइबोसोम फैक्ट्री कहा जाता है? क्या वो है ए, क्रोमैटिन, बी, केंद्रिका, सी, कैरियोलिम्फ, या डी, पेरीन्यूक्लियर स्पेस? इसका एकदम सीधा और सही जवाब है बी, केंद्रिका यानी न्यूक्लियोलस। चौथा सवाल, यूक्रोमैटिन के बारे में इनमें से कौन सी बात सही है? आपके ऑप्शंस हैं ए, ये बहुत कसकर पैक होता है, बी, ये गहरा रंग लेता है, सी, ये जेनेटिकली एक्टिव होता है, या डी, ये देर से रेप्लिकेट करता है। वो टेबल याद कीजिए जरा। बिल्कुल सही जवाब है सी, ये आनुवंशिक रूप से सक्रिय यानी जेनेटिकली एक्टिव होता है। और ये रहा हमारा आखिरी सवाल, एसिटाबुलेरिया पर हैमरलिंग के एक्सपेरिमेंट ने क्या साबित किया था? ऑप्शंस हैं ए, साइटोप्लाज्म जेनेटिक्स को कंट्रोल करता है, बी, केंद्रक सेल का कंट्रोलिंग सेंटर है, सी, शैवाल को आसानी से ग्राफ्ट किया जा सकता है, या डी, राइबोसोम केंद्रक में बनते हैं। और उस शानदार एक्सपेरिमेंट का नतीजा था बी, कि केंद्रक ही कोशिका का असली कंट्रोल सेंटर है।